हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी। साथियों, मैं अमित वर्मा आज इस वीडियो में आपको क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर आपको आज इस वीडियो में करवाने वाला हूं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के वीडियोस को यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी ऑल चैप्टर सॉल्यूशन में जाकर आप फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर तथा थर्ड चैप्टर सभी चैप्टर के जो है फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर को आप देख सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी सीएससी 2021 प्री एग्ज़ाम जो है 27 जून को होने वाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अब 6 महीने का समय बाकी है। अब आपको इस 6 मंथ के लिमिटेड टाइम में 20 सब्जेक्ट 100+ बुक्स प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इतना वास्ट सिलेबस जो है लिमिटेड टाइम में कवर करना है। तो इसी वास्ट सिलेबस को लिमिटेड टाइम में कवर करने के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है चैंपियंस 6 मंथ जीएस बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021, जो कि बाईलैंग्वेज होने वाला है। यह बैच जो है 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस सिलेबस फॉर प्रीलिम्स के लिए मिलने वाला है। वहीं पर प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज मिलने वाली हैं। 500 घंटे से भी अधिक लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी। फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलने वाला है। आपको स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही आपको यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो है आपको इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है अन्य बैच भी जो हैं 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें मिशन 2021 बाईलिंगुअल बैच होने वाला है। साथ ही यहाँ पर जो है हिंदी मीडियम एस्पिरेंट के लिए लक्ष्य 2021 बैच स्टार्ट किया गया है। वहीं पर इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट के लिए एक्सपीडिशन 2021 बैच स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा अनअकैडमी पर मिशन 2022 भी बाईलिंगुअल बैच जो है 14 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। हिंदी मीडियम के लिए लक्ष्य बैच और साथ ही इंग्लिश मीडियम के लिए एक्सपीडाइशन 2022 इंग्लिश बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और साथ ही जो कैंडिडेट जो हैं 2023 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बैच 14 नवंबर से स्टार्ट किए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो ये है कि यहाँ पर जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। यहाँ पर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के नाम देख सकते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी का प्लस यूपीएससी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलती है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। साथ ही यहाँ पर 12 मंथ के कोर्स के लिए आपके लिए जो फीस रखी है वो 49,500 रुपये है। और जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड UNYT10 यूज़ करते हैं, वैसे ही आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। इसके अलावा आप अनअकैडमी के आइकॉनिक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, मेंस टेस्ट सीरीज, इतनी सारी फैकल्टीज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलने वाली हैं, जो कि है आइकॉनिक यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन। तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप, देन उस पर रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद अपना गोल यूपीएससी सीएससी सिलेक्ट करें और यूज करें हमारा रेफरल कोड UNYT10, जहाँ से आप जो है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो 6 मंथ का कोर्स है वो 40,500 में आपको मिलने वाला है। तो जैसे ही साथियों आप हमारा रेफरल कोड UNYT10 यूज़ करते हैं, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यह जो 6 मंथ का बैच है आपको 36,450 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा जो 12 मंथ का आपका कोर्स है वो 49,500 रुपये इसकी फ़ीस है। आप हमारा रेफरल कोड UNYT10 यूज़ करते ही इस पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो यह कोर्स आपको 44,550 रुपये में मिल जाएगा। तो साथियों यूज़ करें हमारा रेफरल कोड और इनवाइट कोड UNYT10। तो आइए साथियों, अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो साथियों इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा एथेन का संरचना सूत्र। तो यहाँ पर हमने एथेन का संरचना सूत्र लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एथेन के टोटल जो हैं 7 सहसंयोजक आबंध हैं। कितने? 7। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर संरचना सूत्र में देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पर टोटल जो है 7 सहसंयोजक आबंध हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन
चतुकार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? चतुकार्बन वाला यौगिक है। जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा? तो हमें इसका प्रकार्यात्मक समूह बताना है। तो साथियों, हमने यहाँ पर ब्यूटेनान का संरचना सूत्र लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बन रहा है हमारा CO। क्या प्रकार्यात्मक समूह बन रहा है? CO। तो साथियों, CO किसका प्रकार्यात्मक समूह होता है? तो साथियों, CO जो है वो प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन का। किसका समूह है? कीटोन का। यानी हमारा ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब साथियों यह है कि ईंधन जो है हमारा पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है। यानी कि हमारा जो गैस है या गैस स्टोव है, जो भी हमारा ईंधन है, ठीक है, वो क्या है, पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है। जिसके कारण से क्या हो रहा है, हमारे जो बर्तन की तली है वो बाहर से काली हो रही है। आपको याद रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। यहाँ पर साथियों हमें CH3Cl का आबंध निर्माण करके जो है संयोजक आबंध किस प्रकार का बन रहा है उसकी प्रकृति समझानी है। तो साथियों हम देखते हैं यहाँ पर CH3Cl में क्या होता है, प्रत्येक जो हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन परमाणु जो हैं कार्बन के साथ जो है एकल बंध बनाते हैं, तथा एक एकल बंध जो है क्लोरीन भी जो है कार्बन के साथ बनाता है। इस प्रकार होता ये है कि जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके जो है कार्बन के साथ साझेदारी करके जो है अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेते हैं। और कार्बन भी हाइड्रोजन परमाणुओं तथा क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपने अष्टक को पूरा कर लेता है। और क्लोरीन परमाणु भी जो है कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उत्तर लिखते हैं इसका, CH3Cl में 3 एकल बंध कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा 3 एकल बंध जो है कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं और एक एकल बंध जो है कार्बन व क्लोरीन के बीच होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बंध जो है किसके साथ है, कार्बन और क्लोरीन के बीच है। इस तरह क्या होता है, कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है तथा प्रत्येक हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तथा क्लोरीन का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है और क्लोरीन का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और यह 1 इलेक्ट्रॉन का कार्बन के साथ साझा करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। अतः इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक आबंध बनता है। तो यहाँ पर कौन सा आबंध बनता है, सहसंयोजक आबंध बनता है। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। यहाँ पर जो है हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, एथेनॉइक अम्ल, H2S, प्रोपेनाइन और F2 यानी कि फ्लोरीन अणु की हमें क्या बनानी है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो पहले हम बनाते हैं एथेनॉइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आइए देखते हैं। एथेनॉइक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। तो इसकी हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फर्स्ट हाइड्रोजन परमाणु है, सेकेंड हाइड्रोजन परमाणु, थर्ड हाइड्रोजन परमाणु, ये सभी क्या करते हैं, कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपनी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेते हैं। इसके बाद जो है ऑक्सीजन भी जो है कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है। और ये दूसरा जो ऑक्सीजन है वह 1 इलेक्ट्रॉन की कार्बन के साथ साझेदारी करता है और 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है हाइड्रोजन के साथ और अपने अष्टक को पूर्ण कर लेता है। और यहाँ पर जो कार्बन है वो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है ऑक्सीजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है कार्बन के साथ और अपना अष्टक पूर्ण
कर लेता है। यहाँ पर जो दूसरा कार्बन है यह भी जो है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ और कार्बन परमाणुओं के साथ। इस प्रकार से यह अपने अष्टक पूर्ण कर लेते हैं और इस प्रकार से हमारी बनती है एथेनॉइक अम्ल की बिंदु संरचना, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है H2S की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें लिखनी है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो सल्फर के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन यानी प्रोपेनाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की तरफ। तो प्रोपेनाइन का जो हमारा संरचना सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, जहाँ पर जो है हाइड्रोजन परमाणु जो है कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करते हैं, और जो फर्स्ट कार्बन परमाणु है वो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन तथा कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपनी बाह्यतम कक्षा में अष्टक को पूर्ण करते हैं। ठीक है, इसी के बाद जो हमारा कार्बन दूसरा परमाणु है वह क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ 2 परमाणु और हाइड्रोजन के साथ एक एक परमाणु की साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण करता है, और हाइड्रोजन परमाणु जो है अपने हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है प्रोपेनेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो फ्लोरीन अणु है वो क्या करता है, फ्लोरीन के 2 परमाणुओं के साथ मिलकर बनता है। यहाँ पर हमारे फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जो है अपनी बाह्यतम कक्षा में अष्टक को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से हमारे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा साथियों, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो साथियों आइए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो तथा किन्हीं 2 लगातार यौगिकों के बीच CH2 इकाई और आणविक द्रव्यमान में 14 यूनिट का अंतर हो तो उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी को एक खास सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह होते हैं, जैसे कि CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH के रासायनिक गुणधर्मों में हम इन्हें लिख सकते हैं। जैसे कि साथियों आप इनमें सब में देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, OH एक प्रकार्यात्मक समूह है। क्या है, OH सभी में क्या है, OH प्रकार्यात्मक समूह है। तो यह क्या है, यह एक प्रकार की जो है समजातीय श्रेणी है। यहाँ पर हम देखते हैं अत्यधिक समानता है तथा इनमें CH2 का अंतर है और OH क्या है, एक प्रकार्यात्मक समूह है, अतः इन्हें हम CnH2n प्लस OH प्रकार्यात्मक समूह सामान्य सूत्र द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। तो साथियों पहले हम लिखने की कोशिश करते हैं भौतिक गुणों में अंतर। तो एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। ठीक है, और एथेनॉइक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, और जो एथेनॉल का क्वथनांक होता है वो होता है 351 केल्विन, जबकि एथेनॉइक अम्ल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 391 केल्विन। याद रखना है 51 यहाँ पर होता है एथेनॉल में और 91 होता है एथेनॉइक अम्ल में। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। इसका गलनांक यानी एथेनॉल का गलनांक जो है 156 केल्विन है, जबकि एथेनॉइक अम्ल का जो गलनांक है वो 290 केल्विन है। ठीक है, एथेनॉल में एक विशिष्ट गंध होती है जबकि एथेनॉइक अम्ल में एक तीक्ष्ण गंध होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इनके रासायनिक अंतरों की तरफ।
तो इनका फर्स्ट रासायनिक अंतर है एथेनॉल के साथ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया नहीं होती है। एथेनॉल क्या करता है, ना ही सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है और ना ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो अभिक्रिया के दौरान है तीव्र बुदबुदाहट देते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, जिसके कारण जो इथेनॉइक अम्ल हैं वो क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन के साथ तीव्र बुदबुदाहट को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है एथेनॉल से लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह उदासीन पदार्थ है। जो एथेनॉल हमारा है वो कैसा है, उदासीन पदार्थ है, जबकि एथेनॉइक जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्यों लाल कर देता है, क्योंकि जो एथेनॉइक अम्ल है वह एक अम्लीय पदार्थ है, इसलिए यह जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि एथेनॉल जो है उदासीन पदार्थ है और लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें एथेनॉल में क्षारीय KMnO4 डालने पर रंग गायब हो जाता है, जबकि अगर हम एथेनॉइक अम्ल में अगर क्षारीय KMnO4 को डालते हैं तो रंग जो है गायब नहीं होता है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अन्य क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि इसके शेष क्वेश्चन को जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।